हेलो एवरीवन। विजन की 365 की आर्ट एंड कल्चर की सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 7वां टॉपिक है ये प्राचीन भारत एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें खुदाई हुई या तो कोई भी चीज़ ऐसी सामने आई है उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में भी उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल किसके बारे में यहाँ पे हम देखें, हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित नए तथ्य। हाल ही में राखी गढ़ी में प्राप्त कुछ अस्थिपंजरों के अवशेषों के डीएनए ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में आर्य आक्रमण के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह आरोपित किए गए हैं। क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की जिस प्रकार उदय के संबंध में कई सवाल उठते हैं, कई प्रकार के मत हैं, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पतन में भी कई प्रकार के मतभेद हैं। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से मत देते हैं। कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ, जैसे कैनेडी। उसके अलावा आर्य आक्रमण भी, मार्टिन एंड व्हीलर आर्य आक्रमण को ही मानते हैं। तो बहुत से कारण दिए जाते हैं। जिस संबंध में आर्य आक्रमण का जो कारण दिया जाता है तो कहा जाता है कि आर्यों ने आक्रमण किया। आर्यों का जो प्रमुख देवता थे इंद्र, वो किलों को तोड़ते थे, तो उन्होंने आक्रमण किया और जो सिंधु सभ्यता के लोग किले बनाते थे और उन्होंने क्या किया, सिंधु सभ्यता का विध्वंस किया। लेकिन इसे भी पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो काल है तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन जो आर्य का आगमन है ये 1500 ईसा पूर्व पे है। तो इसके भी 1.5 साल का जो गैप होता है, इस गैप के कारण इससे सही कारण नहीं माना जा सकता। ओके, ठीक है। तो हम और देखते हैं क्या इसके बारे में। राखी गढ़ी संबंधित। राखी गढ़ी पुरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के अति प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के 5 ज्ञात सबसे विशाल नगरों में से एक है। गनेरी वाला सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का, उसके बाद राखी गढ़ी होता है। ठीक है। यह विशाल क्षेत्र में विस्तृत 5 अंतर संबंध टीले हैं। यह स्थल परिपक्व हड़प्पा चरण का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात यह नियोजित नगर क्षेत्र, कच्ची पक्की ईंटों से निर्मित आवास भवन, उचित जल निकासी प्रणाली आदि विशेषताओं से युक्त था। राखी गढ़ी के बारे में बात हो रही है। इसके साथ साथ मृदभांड उद्योग में लाल रंग के मृदभांडों की प्रधानता थी। साथ ही इस स्थल में उत्खनन के दौरान कच्ची ईंटों से निर्मित पशु बलि से संबंधित गर्त मिट्टी के फर्श, त्रिकोणीय एवं वृत्तीय संरचना में निर्मित अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के अनुष्ठानिक प्रथाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य सिर्फ राखी गढ़ी में नहीं मिले हैं, और भी 1-2 जगह मिले हैं। आई थिंक लोथल में भी मिले हैं। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाना संभावना कम है, लेकिन हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक। इसके अलावा लोथल के बारे में हम देखें, जो गुजरात में प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ बंदरगाह भी था, जहाँ से व्यापार होता था। लोथल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के मध्य स्थित है। ठीक। तो भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। तो पहला एक हमें ये जानकारी मिली। इसके साथ ही 2700 ईसा पूर्व की हड़प्पा सभ्यता की सामुद्रिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, जैसे मैंने पहले बताया। यहाँ से विश्व के सबसे प्राचीन मानव निर्मित डॉकयार्ड का अवशेष मिला था, बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ भारत पुर्तगाल लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय के निर्माण की परस्पर सहयोग करेंगे। ठीक। तो अभी कहाँ निर्माण किया जा रहा है इसका? राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय का लोथल में, जो भारत और पुर्तगाल मिलकर इसे कर रहे हैं। ठीक। इसके अलावा हम देखें राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम देखें, इसका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर किए जाने की संभावना है। साथ ही इसमें एक विशाल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, जो भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की विरासत और जलमार्गों के माध्यम से व्यापार को प्रदर्शित करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ये पीपीपी मॉडल के आधार पर इसे बनाया जाएगा। इसके साथ ही सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत एएसआई राज्य सरकार व अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। अर्थात सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत इसे जोड़ा भी गया है। सागरमाला कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत क्या होगा, एक भारत के सभी कोनों को जोड़ने के लिए, भारत के जो समुद्री कोने इनको जोड़ने के लिए एक व्यापारिक मार्ग बनाया जाएगा। ओके। इसके अलावा अन्य तथ्य हम देखें, भारतीय प्राचीन हड़प्पा जीनोम के स्टेपी पशुचारकों तथा ईरानी कृषकों की वंशावलियों की अनुपस्थिति। तो ये सारी जो बातें हैं, कॉमन सी बातें, इसे थोड़ा सा हम देख लेंगे। कुछ इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं। यहाँ पे हमने बस ये देख लेते हैं कि जो आर्य आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया। मैंने बताया था मार्टिन व्हीलर ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य नामक एक यायावर इंडो यूरोपियन कबीले ने
क्या किया, सैंधव सभ्यता को अकस्मात आक्रमण किया तथा इसे विनाश कर दिया। तो ये जैसा मैंने पहले बताया उसके बारे में यहाँ बताया। और यहाँ पे देख लेते हैं व्हीलर का क्या मानना है। व्हीलर महोदय ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के शीर्ष स्तरों से प्राप्त कई बिना दफनाए हुए नरकंकाल युद्ध में हताहत हुए व्यक्तियों के थे। अर्थात वहाँ से जो कई वो मिले हैं, दफनाए नरकंकाल मिले हैं, युद्ध में हताहत हुए व्यक्तियों के थे। ऐसा लगता था कि इन्हें मारा गया है, इन पे घाव हैं। तो इस अंदाज से ही ये एक अपना विचार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही यह सिद्धांत यह भी संकेत करता है कि शांतप्रिय हड़प्पाई लोगों के विरुद्ध अश्वों और अधिक उन्नत हथियारों के उपयोग के माध्यम से आर्यों ने सरलता से इन्हें पराजित किया। ठीक। ऋग्वेद की उद्गत साक्ष्य। ऋग्वेद में किस प्रकार साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ऋग्वेद में कई बार दास और दस्यु के दुर्गों का उल्लेख किया गया है और वैदिक देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात दुर्ग विध्वंसक कहा गया है। तो जैसा मैंने पहले बताया इंद्र के बारे में, वो बात यहाँ पे दी हुई है। इसके साथ ही ऋग्वेद में एक स्थल का वर्णन दिया गया जिसे हरियूपिया कहा गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर अवस्थित है। आर्यों ने यहाँ एक युद्ध किया था। इस स्थल का नाम हड़प्पन नाम से अत्यधिक सुमेलित होता है। तो हरियूपिया को हड़प्पा से सुमेलित करते हैं। इसके साथ ऋग्वैदिक आर्यों के आवासीय भौगोलिक क्षेत्र में पंजाब और घग्गर हक्कर क्षेत्र सम्मिलित थे। ठीक। ऋग्वैदिक आर्यों के घग्गर हक्कर क्षेत्र, और ये क्षेत्र किसके थे? सिंधु सभ्यता से भी संबंधित थे। तो इसलिए भी इसमें थोड़ा सा विचार में बल मिलता है। इसके साथ ही नवीन अध्ययन के अनुसार जो प्रमुख तत्व प्राप्त हुए हैं उससे क्या जानकारी मिलती है, ये अगर हम देखें यहाँ पे, सिंधु सभ्यता के निवासी विशिष्ट स्वदेशी लोग थे तथा अस्थि पंजर अवशेषों के डीएनए स्थानीय जनसंख्या से साम्य स्थापित करते हैं। ओके। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो के दुर्गीकृत क्षेत्र ऊपरी स्तरों से प्राप्त अस्थि पंजर अवशेष उन लोगों से संबंधित है जिनकी मृत्यु बाढ़ के कारण हुई थी, ना कि आर्यों के आक्रमण के कारण। ठीक है ना, जैसा कि सर मार्टिन व्हीलर द्वारा परिकल्पना की गई। अर्थात जो मृत शरीर मिले हैं उन्हें ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि ये आर्यों के आक्रमण के कारण इन्हें ये मरे, लेकिन यहाँ पे अब पता चला है कि इनकी मृत्यु बाढ़ के कारण हुई थी, आर्यों के आक्रमण कारण की मृत्यु नहीं हुई थी। इसके साथ डीएनए भी मैच करता है। इसके अलावा मध्य एशिया से लोगों का लघु स्तर पर प्रवास हुआ था। दक्षिण एशिया की जनसंख्या के साथ उनके जीन का अत्यल्प मिश्रण हुआ था। अतः इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने सैंधव सभ्यता के लोगों की वंशावली को ही परिवर्तित कर दिया था। इसके अलावा ऐसा कोई आक्रमण नहीं हुआ जिसके कारण संपूर्ण आबादी ही विस्थापित हो जाए, क्योंकि आक्रमण होगा तो थोड़ी बहुत आबादी मारी, ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी मारी गई, सब कुछ नष्ट कर दिया गया, है ना। और इसके साक्ष्य पर्याप्त नहीं मिलते। 5-6 नरकंकाल अगर मिले या 10 नरकंकाल मिले तो इससे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये आक्रमण हुआ था, क्योंकि इतने कम लोग मारे नहीं जाएंगे। और इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि एक ही पक्ष के लोग मारे जाएंगे, कुछ उस पक्ष के ही मारे जाएंगे, लेकिन जो नरकंकाल मिले थे ये एक नृजातीय समूह के थे। ओके। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीनोम दक्षिण एशिया आबादी से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता की जनसंख्या स्टेपी पथचारक, अनातोलिया, ईरानी कृषकों के संबंध वंशावली नहीं है। इसके साथ ही यह ईरान से प्रवास के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रचलित हुई। कृषि के बारे में है कि यह ईरान से प्रवास के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रचलित हुई थी तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य हड़प्पाई जीन सभी दक्षिण एशियाई लोगों से विविध परिणामों में विद्यमान है। ओके। सिंधु सभ्यता के पतन के अगर सिद्धांत देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी क्लियर हो रहा है। तो बाढ़ और भूकंप के बारे में देखें कौन कहता है। बाढ़ भूकंप के कारण जो देते हैं उनमें से वो आधार क्या बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी विपदाओं के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आवासीय भवन, गलियां इत्यादि गाद निक्षेप द्वारा आच्छादित थे। इसके अलावा सैंधव क्षेत्र अभी भी एक अशांत भूकंपीय क्षेत्र से अंतर्गत हैं। ओके। जो बाढ़ का कारण दिया जाता है उसकी आलोचना इस सिद्धांत पर की जाती है कि सिंधु घाटी से बाहर अवस्थित बस्तियों के पतन के कारण को वर्णित नहीं किया गया तथा यह भी माना गया है कोई नदी विवर्तन की प्रवाह द्वारा अवरुद्ध नहीं हुई है। ठीक है ना, अवरुद्ध नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ पे बाढ़ तथा भूकंप के कारण है। तो ये विभिन्न कारण दिए गए हैं जिनमें क्या है कोई भी स्पष्टता नहीं है अभी, है ना। इसके अलावा सादिकपुर सिनौली को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त होने की संभावना है। तो ये जो स्थल है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यह माना गया है कि सिनौली उत्तर हड़प्पा युग का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था, हो सकता है।
यह यमुना नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। इसके साथ एएसआई के बारे में दिया गया है। एएसआई द्वारा कुछ उत्खनन किया गया है कि यहाँ से जो सादिकपुर है सनौली, यहाँ से रथ, तलवारें, अन्य पुरा वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो ताम्रकांश 3300 ईसा पूर्व से 12 ईसा पूर्व के दौरान इस क्षेत्र के लोगों की एक योद्धा वर्ग के उपस्थित होने की ओर संकेत देती हैं। इसके अतिरिक्त एएसआई ने यहाँ से भूमिगत पवित्र कक्ष, पादयुक्त अलंकृत ताबूत, बर्तनों में चावल दाल के अंश तथा मनुष्य के साथ दफनाई गई पशु अवस्थियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो सादिकपुर सनौली के बारे में यहाँ पे बात थी। अगला आर्टिकल यहाँ पे संगम युग के बारे में है, तो देख लेते हैं क्या है। हाल ही में तमिलनाडु के किलाडी पुरा स्थल के उत्खनन ने यह संकेत दिया कि संगम युग की अवधि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य हो सकती है। ओके, पूर्व में संगम युग को 3री शताब्दी ईसा पूर्व 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य माना जाता था। मतलब पहले क्या माना जाता था, 0 से 300 वर्ष पूर्व से 300 वर्ष बाद तक का काल जो माना जाता था, इसका संगम काल माना जाता था। लेकिन अभी क्या है, लेकिन अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर यह माना जाता है कि 0 से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 ईसा वर्ष पूर्व तथा प्रथम शताब्दी ईस्वी तक के मध्य हो सकती है। ओके, तो ये बात हमने यहाँ पे देखी। साथ ही और कुछ तथ्य इसमें दिए गए हैं, जिसे अगर हम एक नज़र डालें तो संगम युग के तौर में उस काल को संदर्भित करता है जब संगम साहित्य के रूप में आरंभिक तमिल साहित्य का संकलन किया गया है। तमिल साहित्य का संकलन किया गया इस दौरान। इन साहित्यों को संगम साहित्य कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना, संकलन, कवियों के सम्मेलन, संगम अर्थात यह कहा जाता था कवियों का सम्मेलन। ओके, इन सम्मेलनों का आयोजन मदुरै कपाटपुरम नगर में किया गया था। उत्खनन उपरांत प्राप्त परिणाम यह तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि तमिलनाडु के वैगई नदी के मैदानी क्षेत्र कुल स्थल इस मैदानी क्षेत्र से संबंधित हैं तथा द्वितीय नगरीकरण गंगा के मैदानों में हुआ तथा नगरीकरण के समय ही अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुआ था। इसके अलावा वैगई नदी के मैदानी क्षेत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साक्षरता प्राप्त कर ली अथवा लेखन कला को ग्रहण कर लिया। यहाँ कृषक समाज, पशुपालन, बुनकर उद्योग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ओके, इसके बाद संगम युग के बारे में अगर हम देखें तो संगम युग काल के बारे में हमने बताया कब से कब तक माना जाता है। साथ ही संगम साहित्य का अर्थात ये है कि कवियों का एक ऐसा सम्मेलन हुआ जहाँ जितने भी संगम साहित्य थे इनका संकलन किया गया। ओके, तो ये जो सम्मेलन है इसी को संगम कहा जाता है। इसके साथ ही उत्खनन से जो साक्ष्य मिले उसके बारे में हमने देखा। अब यहाँ के कुछ अभिलेख है संगम साहित्य को। अब देखिए, संगम साहित्य को या किसी भी काल को जो निर्धारित करने वाले जो आधार होते हैं उनमें अभिलेख अर्थात अभिलेख प्राप्त होते हैं, शिलालेख प्राप्त होते हैं। उसके अलावा प्राप्त सिक्कों से भी पता चलता है कि इनका काल था, कब से कब तक काल था। पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा विदेशी जो यात्री आए उन्होंने उसके बारे में वर्णन किया होता है वो, तथा वहाँ के साहित्य। ये 5 जो आधार हैं वो किसी भी काल को या किसी भी वंश के बारे में जानकारी के स्रोत हैं। भारत की बात है और प्राचीन इतिहास के बारे में। तो वही बात संगम साहित्य के पक्ष में भी लागू होती है। अभिलेख में अगर देखें, अशोक के 4 शिलालेख, चोल चेर पांड्य राज्य, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग शासक, वेल्विकुड़ी तथा तिरुकोवलार से प्राप्त अभिलेख इत्यादि यह दर्शाते हैं कि संगम युग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, संगम युग के बारे में दर्शाते हैं। इसके अलावा मदुरै से प्राप्त सिक्के तमिल प्रदेश रोमन साम्राज्य के मध्य व्यापारिक वाणिज्य संबंध की ओर इशारा करते हैं, जो मदुरै से सिक्के प्राप्त हुए हैं। साथ ही पुदुचेरी के निकट अरिगमेडु बंदरगाह था जहाँ से भारी मात्रा में व्यापार होता था। इसके साथ साथ विदेशी वृत्तांत भी हैं, जैसे मेगस्थनीज ने इंडिका में 3 तमिल राज्यों का वर्णन किया है। साथ ही संगम साहित्य में मुख्य रूप से देखें तो तोलकप्पियम, जिसकी रचना तोलकप्पियर ने की। इसके अलावा इथुतोक्के तथा पथुपात्तु, ये 3 संगम साहित्य में मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। ये कृतियाँ संगम युग के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। तोलकप्पियम जो है ये तमिल का व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना की थी तोलकप्पियर ने। यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य का वर्णन करता है। साथ ही इसके बाद इथुतोक्के के बारे में अगर हम देखें, इथुतोक्के अष्टपदावली द्वारा 8 कविताएं इसमें इथुतोक्के में, और पथुपात्तु में 10 काव्य या 10 संक्षिप्त संग्रह हैं। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, शिलापदिकारम जिसकी रचना की थी एंग्लो आदिंगल ने,
इसके अलावा मणि मेखला जिसकी रचना की थी शीतले सत्यनारायण ने। ये उत्तर युगीन अतर संगम युग से संबंधित है। परंपरा के अनुसार कुल 3 संगम हैं। पहला हुआ मदुरै में, दूसरा हुआ कपाटपुरम में, तीसरा हुआ मदुरै में। तो जिसकी पहला जो मदुरै में हुआ था इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी, और जो दूसरा पहले में अगस्त ऋषि ने की थी और तीसरे में भी अगस्त ऋषि ने की थी। दूसरा कौन सा है मुझे ध्यान नहीं है अभी। इसके अलावा संगम युग के बारे में अगर हम देखें तो 3 राजवंशों का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है, चेर, चोल व पांड्य। इनके शासन के बारे में जानकारी मिलती है। जो चेर थे इनका चिन्ह था धनुष, चोलों का व्याघ्र और मत्स्य पांड्यों का था। ओके। संगम युग के दौरान संगम युग जो था राजतंत्र पर आधारित था, वंशानुगत था, अर्थात एक राजा का पुत्र राजा बनता था। इसके साथ ही सैन्य प्रशासन कुशल था। संगम युगीन समाज के बारे में देखें तो 5 प्रकार की भूमि के बारे में बताता है। ये भूमियों के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, कुरुंजी पहाड़ी भूमि, मोल्लई चारागाह भूमि, मरुदम कृषि भूमि, नेदल तटीय भूमि तथा पलई मरुभूमि। यह 5 प्रकार की भूमि के बारे में जानकारी मिलते हैं। वहीं तोल कपिया में 4 जातियों का वर्णन किया गया है, अरसर, अंडनर, वेल्लालर, वेनिगर। ओके। तो हमने वहाँ पे समाज के बारे में देखा कि अरसर, अंडनर, वेल्लालर और वेनिगर 4 प्रकार से समाज बटा हुआ था। जो अरसर थे वो शासक वर्ग था, इसके बाद अंडनर था पुरोहित वर्ग, वेनिगर व्यापारी वर्ग तथा वेल्लार कृषक वर्ग था। विधवाओं की स्थिति यहाँ दयनीय थी, सती प्रथा भी यहाँ प्रचलित थी। इसके अलावा वही व्यापार शिल्प जो एक अच्छे समाज में या तो एक अच्छे राज्य में चलता है वो हर जगह यहाँ भी प्रचलित था। कपास, इसके साथ साथ काली मिर्च, इन सब का व्यापार होता था। अवैयर एक शब्द मिला जिसका अर्थ यहाँ पे सम्मानित महिला से है। ओके। तो ये वाला आर्टिकल हम देखा। नेक्स्ट आर्टिकल हम मामल्लपुरम के बारे में देखते हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं हम मामल्लपुरम के बारे में। मामल्लपुरम में भारत चीन की द्विपक्षीय वार्ता हुई है, और पिछले साल से यह वार्ता शुरू हुई। जो पिछले साल तो वुहान में हुई, इसके बाद यह मामल्लपुरम में हुई। तो मामल्लपुरम क्यों इम्पोर्टेंट रहा, मामल्लपुरम संबंधित बातें देखेंगे। मामल्लपुरम की स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी, जिसकी उपाधि भी थी मामल्ल। ओके। तो मामल्ल के बारे में हमने ये बात जानी। इसके अलावा यह प्रमुख बंदरगाह था। साथ ही साथ हम देखें तो मामल्लपुरम की स्थापत्य कला संबंधी विरासत, तट मंदिर, यहाँ एक तट मंदिर है जिसका निर्माण 700 से 728 के मध्य करवाया गया था। इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में भी चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पंचरथ हैं। पंचरथ में अर्थात द्रौपदी का रथ जो है सबसे सुंदर है लेकिन सबसे छोटा है, और युधिष्ठिर का रथ सबसे बड़ा है। अर्जुन का तप यहाँ पे देखें, यह एक चट्टान उत्कीर्ण है। विश्व की सर्वाधिक बड़ी उभारदार नक्काशी कला है यहाँ। इसमें से सबसे अधिक देवी देवताओं, पक्षियों, ऋषियों नक्काशी की गई, जिसे अर्जुन तप कहा जाता है। तथा ऐसा माना जाता है कि महाभारत की एक दृष्टांत सचित्र व्याख्या की गई है, जिसके अंतर्गत अर्जुन कौरवों का विनाश करते हुए एक शक्तिशाली दैवी धनुष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करने के दौरान कठोर तप कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। ओके। इसके अलावा मामल्लपुरम में हमने पंचरथ के बारे में देखा, अर्जुन के तप के बारे में देखा। एक वराह गुफा है यहाँ, जिसे आदिवराह गुफा भी कहा जाता है। ये शैलोत्कीर्ण अर्थात पत्थर की बनी हुई है, पत्थर से निर्मित है। यहाँ एक चित्र है जो वराह शुकर स्वामी द्वारा पृथ्वी की रक्षा करते हुए दर्शाया गया है। चीन के साथ संपर्क में अगर हम देखें तो यहाँ कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं या तो कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जिससे ऐसा पता चलता है कि तिब्बत के एक शासक का शक्तिशाली रूप में उदय हो रहा था, जिसके विरोध में अर्थात जिससे रक्षा करने हुए चीन के शासक के मामल्लपुरम के शासक के साथ समझौता हुआ था। तो मामल्लपुरम के शासक ने उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि इसकी सिग्निफिकेंट ज़्यादा है। चीनी यात्री वेनशंग नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान इस प्रदेश की यात्रा भी की थी। जनश्रुतियों के अनुसार बोधि धर्म तमिलनाडु तट में गुआंगझाऊ तक की यात्रा की थी। बौद्ध धर्म को चीन में जैन बौद्ध धर्म का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो ये सारी बातें रहीं। तो जो पिछला समिट हुआ था, वुहान समिट जिसे कहा जाता है, तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए वुहान शहर को, चीन अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए वुहान शहर में समिट कराया था, जिसमें उन्होंने अपनी नई नई चीज़ें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें दिखाएँ। तो भारत ने भी उसका कूटनीतिक जवाब ही दिया। जो मामल्लपुरम में समिट हुई, जिसमें उन्होंने दर्शाया, उन्होंने ये बात जता दी कि एक इतिहास में हमने रक्षा की है चीन के शासक की।
तो यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद 2-4 आर्टिकल और जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।